नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, रायपुर की अनियमित कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हो चुका है। 3 मांगों पर सहमति बनी है। कमिश्नर यशवंत कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। सीएम बघेल ने मुलाकात की उनसे और मुलाकात के बाद सहमति बनी है। कर्मचारियों के वेतन नहीं काटने पर सहमति बनी। अनियमित कर्मचारियों को नहीं हटाने पर सहमति बनी। आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया है। बोल मंजूर है अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल मंजूर है अल्लाह बोल, बोल मंजूर है अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल मंजूर है अल्लाह बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल मंजूर है। कर्मचारी महासंघ अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर 1 जनवरी 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन में थे। आज जिला प्रशासन से एक सकारात्मक पहल के पश्चात हमने क्या है आंदोलन वापस करने के लिए लिया, जिसमें मुख्य रूप से बता दूं कि हमारी जो 4 सूत्री मांग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखने के अलावा हमारी जो आंदोलन आदि उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने, उनकी जो 7 दिन का वेतन भुगतान करने और माननीय मुख्यमंत्री से डेलीगेट कराने की बात के पश्चात हमने आंदोलन वापस लिया है। आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्या है 72 घंटे तक 5 सितंबर से हम स्मार्ट सिटी सामने बैठे हुए थे और निरंतर वहीं पर के खाना पीना सोना वहीं पर सब कुछ चल रहा था। इसके बाद भी हमारे जो साथी है उसमें किसी प्रकार की जो उसमें कमी नहीं आई थी, लेकिन रायपुर के जो आम जनता है, नागरिक है, उनके सहूलियतों को देखते हुए हमने क्या है आंदोलन वापस करने का निर्णय लिया और एक नई ऊर्जा और नई रणनीति के साथ फिर से हम नए आंदोलन का आगाज करें। गरियाबंद से बड़ी खबर है। नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। शोभा थाना क्षेत्र में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। भीमा टीकरा गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई है। पहाड़ी और घना जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल हो गए। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया गया। एसटीएफ, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने मुकाबला किया है डटकर। घात लगाकर बैठे 12 से 15 की संख्या में माओवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। इलाके में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है, क्या ज्यादा जानकारी? क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? ऋतु जी, इसमें बड़ी कार्रवाई अगर कहें तो पुलिस की ओर से हुई है और जब से ये नक्सली मुठभेड़ हुई है तब से ये जो सर्चिंग है ये तेज कर दी है। जानकारी हमें मिली है कि आज सुबह करीब 8-9 बजे के बीच एसटीएफ और सीआरपीएफ एवं जिला पुलिस बल शोभा थाना क्षेत्र के एरिया डोमिनेशन यानी सर्चिंग पर निकले हुए थे। तभी भीमा टिकरा एक गांव है, वहां से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर घोर नक्सली जंगल है। वहां पहाड़ी पर घात लगाकर पहले से ही नक्सली बैठे हुए थे, जिनकी संख्या करीब 12 से 15 बताया जा रहा है। नक्सलियों ने पुलिस पार्टियों को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिए। पुलिस पार्टी के जवान भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिए और डटकर मुकाबला किए, जिसे देखकर नक्सली पहाड़ी और घना जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ में जवानों को कोई आहत तो फिलहाल अभी नहीं हुई है और बहुत ही अच्छी राहत की खबर है कि जवान किसी तरह के नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जवानों ने भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और सामग्री बरामद की है, जिसमें टेबलेट सैमसंग और इंसास मैगजीन जैसे कारतूस और भारी मात्रा में दवाई, टैबलेट, कैप्सूल आदि वगैरह सामग्री बड़ी मात्रा में वो बरामद किए हैं। और अचानक पुलिस जवानों पर हुई मुठभेड़ से शोभा थाना क्षेत्र में ये जो सर्चिंग है ये तेज कर दी गई है। और ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस आगे भी इस मुठभेड़ को लेकर एक बड़ी जानकारी आगे भी दे सकती है। तो गरियाबंद जिले में कहीं ना कहीं नक्सली जिस तरह से पुलिस पार्टी पर ये जो फायरिंग। जी, बहुत शुक्रिया शेख इमरान जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी रायपुर में इस साल भी नदियों और तालाबों में मूर्तियों के विसर्जन प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर में 33 जगहों पर अस्थायी विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। इसके अलावा राजधानी के महादेव घाट पर विशेष व्यवस्था की गई है। यहां विसर्जन कुंड में ही सभी छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। रायपुर और आसपास से 8000 से ज्यादा छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन यहां किया जाता है, जिसमें से कुछ प्रतिमाओं का विसर्जन
शुरू हो चुका है। मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया है। रायपुर के विसर्जन कुंड में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि जो छोटी मूर्तियां हैं उनका विसर्जन आज से किया जा रहा है और 9 तारीख को बहुत सारी जो मूर्तियां हैं वो विसर्जित होंगी। उसके बाद लगातार मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला चलेगा और जिस तरह से हर साल व्यवस्था बनाई जाती है कि खारून नदी के किनारे ये विसर्जन कुंड तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो रायपुर नगर निगम द्वारा कर ली गई है और केवल यही विसर्जन कुंड नहीं बल्कि 33 जगहों पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं और तालाबों में, नदियों में मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगाई गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है, स्लाइडर यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो स्लाइडर हैं ये बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए विशेष रूप से लगाए गए हैं और जो छोटी मूर्तियों का विसर्जन है वो पहले होगा। उसके बाद जिस तरह से परंपरा रही है राजधानी रायपुर की, कोविड काल के बाद अब शहर में झांकियाँ निकलेंगी और गणपति की झांकियों के बाद मूर्तियों का जो विसर्जन है वो बड़ी मूर्तियों का होता है, लेकिन छोटी मूर्तियों का विसर्जन अभी से शुरू हो गया है। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम जानते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग यहीं से महादेव घाट से ही। महादेव घाट से हैं। इतने दिन बप्पा को अपने साथ रखे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैडम, इतने दिन तक कैसा माहौल था पूरे घर पे आपका? भक्तिमय था। भक्तिमय? बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा। बप्पा हमारे घर आए। अच्छा, और अब विदाई हो रही है, क्या कहेंगे? दुख हो रहा है लेकिन विश्वास है अगले साल बप्पा जरूर आएंगे हमारे घर। तो इसी उम्मीद के साथ बप्पा की विदाई होती है हर साल। और आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं यहाँ पे। सर अभी पूरा पानी वानी पूरा भरा हुआ है। हाँ। पूरा साफ सफाई करके यहाँ ड्यूटी आपकी लगी है? हाँ जी। अच्छा, तो ये पूरा देख रहे बाहर के लोग को जैसे विसर्जन करने कोई बाहर से अंदर आने नहीं देते हैं। अच्छा हाँ, तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर रायपुर नगर निगम की गई है, जिसमें विसर्जन कुंड से लेकर के तमाम जो गोताखोर हैं व्यवस्था के लिए लोगों को लगाया गया है। और अब वक्त जो है वो विदाई का है। धीरे धीरे छोटी मूर्तियों का विसर्जन होगा, उसके बाद राजधानी में झांकियाँ निकलेंगी और फिर बड़ी मूर्तियों का विसर्जन इसी विसर्जन कुंड में किया जाएगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। कोरबा में गणेश विसर्जन को लेकर जिला पुलिस और आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें प्रतिमा के विसर्जन को लेकर समितियों को निर्देश जारी किए गए। गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक में विसर्जन के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए, जिसके मुताबिक विसर्जन के लिए तय रूट पर ही ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखते हुए विसर्जन जुलूस निकाला है। विसर्जन के दौरान किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने के निर्देश हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाली समितियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इतने बड़े छोटे समिति वाले हैं, उनकी बैठक ली गई है। उनके द्वारा बताया गया है अलग अलग जगह जो है शहर के, जैसे कि सोनालिया पुल है, सरमंगला पुल है, छठ घाट है और भी 2-4 जगह पे विसर्जन की बात कही गई है। उनको निर्देश दिया गया है कि जो गाइडलाइन के अनुसार ही समय पे जो है रैली निकालते हुए विसर्जन करेंगे। साथ ही यातायात के बारे में उनको समझाइश दी गई है और इसके साथ ही पूरे सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विसर्जन के बारे में निर्देश दिया गया है। कोरबा से बड़ी खबर है। छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ा है। नाबालिग छात्र को सरेराम मारा है चाकू। छात्र की मौके पर मौत की खबर है। छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। कुदरीपारा चौक में यह घटना हुई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कोरबा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया है। नाबालिग छात्र को सरेरा पीट दिया गया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में अब्दुल? जी, आपको बता दूं कि ये बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के कुदरीपारा का मामला है, जहां पर से जो छात्रा है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो जा रही थी और उस बीच में जो उसी स्कूल का ही एक छात्र है जो वो उसने छेड़छाड़ की, तो उसे मना किया गया उसके दोस्त द्वारा। उसके बाद उसने उस पर धारदार चाकू से जो है उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं जो छात्रा है वो गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका उपचार चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल।
कोरबा में करोड़ों की लागत से 4 साल पहले तैयार किया गया कल्चरल भवन खाली पड़ा है। ये भवन अब न केवल जर्जर हो रहा है, बल्कि चोर खिड़की दरवाजे भी उखाड़ कर ले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरबा जिले के ही ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ कई दर्जन ऐसे स्कूल भवन मिल जाएंगे जो जर्जर हालत में हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं और क्लासें खुले मैदान में ही लगती हैं। और दूसरी ओर इस भवन को देख लीजिए, 4 साल पहले 4 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था, लेकिन अब जर्जर हो रहा है, खाली जो पड़ा है। डिंगापुर में ये भवन सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए बनाया गया था। हमारे यहाँ कोरबा जिले के सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों रुपए खर्च करके जिला प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक भवन बनवाया गया है डिंगापुर रामपुर में, लेकिन बने हुए 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज पर्यंत उक्त विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा है, जिससे उससे सब तोड़फोड़ हो रहा है। वायरिंग मतलब उखाड़ा जा रहा है, दरवाजा ले जाया जा रहा है, उसका जो एल्युमिनियम सेक्शन जो खिड़की रहती है वो सब उखड़ रहा है। तो निश्चित ही शासन को एक काफी बड़ा क्षति है। नई राहें योजना तो शुरू नहीं हो पाई, भवन का भी इस्तेमाल नहीं हो सका। अब जरा वर्तमान डीईओ का बयान सुन लीजिए, जो पूर्व के अधिकारियों को कोसते हुए नजर आते हैं। तत्कालीन जिला शिक्षा द्वारा उसको हैंड ओवर लिया गया था और उन्होंने योजना नहीं चला पाया। वर्तमान में साल तक के बच्चों को स्कूल में प्रवेश करा दिया गया है। जो बच्चे बच गए हैं और जो ऐसे बच्चों को हमने हमारे डॉर्मेटरी आश्रम है जिले में 4 वहाँ पढ़ रहे हैं, कस्तूरबा में भी हम भर्ती कर रहे हैं। और जो भवन की बात कर रहे हैं आप, तो वो भवन हमने हैंड ओवर कर दिया है, वापस पुनः सौंप दिया है हाउसिंग बोर्ड को, जिन्होंने बनाया था और जिससे तत्कालीन डीओ ने हैंड ओवर लिया था। करोड़ों के इस भवन का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए क्यों नहीं हो पा रहा, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन जहां जिले में ही ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां भवन नहीं है, वहीं इस बिल्डिंग को खाली होना और अधिकारियों के ट्रांसफर से योजना का बंद हो जाना, इसे जोड़ना ठीक नहीं। खैर, जल्द से जल्द भवन के उपयोग को लेकर प्रशासन को ध्यान देना होगा। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूरजपुर की गरीब परिवार की छात्रा किक बॉक्सिंग में जिले का नाम रोशन कर रही है। गिरिता राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। गिरिता का सपना किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का है। सूरजपुर के वार्ड नंबर 12 में रहने वाली गिरिता बेहद साधारण परिवार से आती है। गिरिता के पिता चना मूंगफली बेचकर परिवार का खर्च चलाते हैं, जबकि गिरिता अपनी प्रैक्टिस का खर्च दूसरे बच्चों को बॉक्सिंग सिखाकर खुद निकालती है। वो पिछले 5 साल से किक बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रही हैं। गिरिता के चेन्नई में मेडल जीतने के बाद स्थानीय प्रतिनिधि भी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। थाना के सामने 4 बच्चे हैं, एक का शादी कर दिए और सब मेहनत करने वाले हैं बच्चे, सब मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, उसी में चल रहा है जीवन किसी तरीके से। रुझान उसका बढ़ने के कारण हुआ कि मैं इसको जब डीएवी में डाला, वहीं से उसका रुझान चालू हुआ। कहीं कहीं खेल कूद में जाने लगी और धीरे धीरे उसका चॉइस बढ़ते गया। जो भी किए अपने से किए। वो जब यहाँ जब ग्राउंड में निकला था ये कुली खेल कूद वाला, तो मेरे को बोलती थी कि मैं तेरा पूरा काम कर दूंगी, बाकी मेरे को खेल कूद में जाने दे। कोच ना मिलने की वजह से फिर मैंने यूट्यूब से धीरे धीरे सीख के फिर जो जहाँ भी कहीं भी ट्रेनिंग होता था, घर वाले तो फीस दे नहीं पाते थे। मेरा प्रैक्टिस है ना वो देख के अच्छा लग के सर खुद बोलते थे तुम आओ। तो हम 2-3 जगह गए ट्रेनिंग के लिए बाहर, ट्रेनिंग फिर लेके आए। तो यहाँ पे हम कुछ बच्चों को भी सिखाते हैं। हमारे लड़की निकिता यादव की बॉक्सिंग नेशनल वर्ल्ड पे अच्छा खेल रही है और हमारे सूरजपुर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। मैं उससे मिली थी और हमारे से जैसा उसके लिए बन पड़ेगा, हम उसे सहायता। जाति प्रथा को खत्म करने और अंतर जातीय विवाह करने के लिए केंद्र सरकार प्रोत्साहन योजना चलाती है।
जिसमें सामान्य वर्ग के महिला या पुरुष के अनुसूचित जाति वर्ग में पुरुष या महिला से शादी करने पर उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त में शादी के तुरंत बाद 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि 1.5 लाख रुपए 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता। पिछले साल 2021 में अंतरजातीय विवाह के 930 पंजीयन हुए, जिसके लिए 9 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। में जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो वस्तुतः अस्पृश्यता निवारणार्थ योजना के तहत दिया जाता है। जो समाज में छुआछूत भेदभाव की जो कुरीति है उसको दूर करने के लिए ऐसे विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, किसी अनुसूचित जाति वर्ग के महिला या पुरुष से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए छुआछूत अस्पृश्यता को दूर करने के उद्देश्य से यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। बीजेपी ने कोरबा में सिटी बसों का नियमित संचालन जल्द शुरू करने की मांग की है। साथ ही बसों का संचालन जल्दी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सिटी बसों की सेवा कोरोना महामारी के दौरान बंद की गई थी। अब जब सब कुछ सामान्य हो चुका है तब एक बार फिर से सिटी बसों के संचालन की मांग जोर पकड़ने लगी है। कोरोना काल में बंद पड़ी सिटी बसें कबाड़ के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। बसें बंद होने से यात्रियों को ज्यादा किराया देने के साथ भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री जी के नाम। हमारी मुख्य मांग रही है कि कोरबा में सिटी बस का संचालन किया जाए, जिसमें यहाँ पर जो लोग जो बाहर से क्षेत्र से आते हैं उसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। कोरबा, बालको, ददी क्षेत्र से, बाकीमुंगरा क्षेत्र से लोगों का आना जाना दुर्भर हो गया है। ऑटो का रिक्शा किराया इतना हो गया है और रात को जो ट्रेन में आते हैं उसके लिए बालको, ददी, बाकीमुंगरा जाना मुश्किल हो गया है। बलरामपुर के मुरारका में 26 साल पहले शुरू हुए बांध के निर्माण से प्रभावित किसानों को आज मुआवजा दिया गया। राजपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुरका के 35 किसानों को करीब 85 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। मुआवजा वितरण के दौरान जमकर बारिश हुई, लेकिन अधिकारियों ने भीगते हुए मुआवजा वितरण का काम पूरा करवाया। बांध निर्माण का काम साल 2012 में पूरा हो गया था। डैम बनने से करीब 500 किसान प्रभावित हुए थे, जिनमें से 35 किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। तो 26 साल बाद किसानों को अब जाकर के मुआवजा मिला है। 35 किसानों को 85 लाख का मुआवजा अब मिल चुका है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। भारत जोड़ो यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से यात्रा शुरू करनी चाहिए, जिसके बाद इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम कर रहे हैं। पूरा हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हो, तो जुड़ा हुआ क्या नहीं है। 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए, अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। अगर नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र तक कोई भारतवर्ष को जोड़ना जरूरत नहीं है। ये भारतवर्ष बहुत बढ़िया से इंटीग्रेट हो चुका है।
और इसमें कोई विखंडित होने का और कोई सवाल नहीं है देश में। हेमंता विश्व शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, इसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाए तो भारत जोड़ना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान दे दो और पाकिस्तान को अखंड भारत में मिला लो। तो फिर भेजने का क्या मतलब है और फिर उसे मिलाने का क्या मतलब है? यदि मिलाएंगे, आज मान लो 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मिलाने के बाद तो 40-50 करोड़ हो जाएगा। तो उतने में तो फिर इनकी और हालत खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान की ताकत है अनेकता में एकता, और सब लोग जुटते हैं तो देश आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। टैक्स चोरी पर देश भर में